नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। होप यू आर एंजॉइंग। क्या डिस्कशन कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी। ये जो हमारी एनसीईआरटी है पॉलिटी की है, क्लास 6 और चैप्टर 2 पॉलिटी है ना। वो यूपीएससी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉलिटी वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट हम पॉलिटी के एनसीईआरटी के बारे में अगर बात करें तो पॉलिटी की एनसीईआरटी है वो यूपीएससी की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे 9th 10th की तो फिर भी काम की है, 6th 7th को आप देखोगे तो इसके जो चैप्टर होते हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा कुछ इसमें काम की चीज़ें नहीं हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। 10-20 मिनट का ही डिस्कशन होगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो ये मत कहना कि चैप्टर जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, बिकॉज कि इसमें ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं। बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं, बहुत कम काम की चीज़ें हैं। जो हमारे काम की चीज़ें उन्हें डिस्कस करेंगे। फालतू की जो स्टोरी वगैरह दे रखी है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की होगी, जो हमारे एग्जाम है उससे रिलेटेड अगर प्रीलिम और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। फालतू जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अनवांटेड स्टोरीज है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विविधता और भेदभाव। विविधता एंड डाइवर्सिटी। भेदभाव का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। विविधता और भेदभाव यानी कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है। हमने अध्याय 1 यानी कि पॉलिटी का जब पहला चैप्टर देखा था तब हमने इसके बारे में बात की थी, विविधता के बारे में यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में हमने बात की थी। विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब है आपका अलग खान पीन, आप अलग चीज़ें खाते हो, रहने का तरीका अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, आपका पूरा कल्चर अलग है। मतलब सारी चीज़ें आपकी अलग है। कहीं भी आपको एक सी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। आप जाओगे यहाँ पे आपको धर्म अलग देखने को मिलेगा, जाति अलग देखने को मिलेगी, नस्ल अलग देखने को मिलेगी, रीति रिवाज अलग देखने को मिलेगी, खान पान अलग देखने को मिलेगा। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब विविधता कहलाती है। जैसे कि भारत में 8 प्रमुख धर्म हैं। प्रमुख धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये प्रमुख धर्म माने जाते हैं। तो भारत में 8 प्रमुख धर्म हैं, 1600 से अधिक भाषाएं हैं, 100 से अधिक प्रकार के नृत्य हैं। अब ये जो है ना पॉइंट, ऐसे आप यूज कर सकते हो कि आपको जब विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में कुछ लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भारत में अपने को डाइवर्सिटी यानी कि विविधता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि भारत में 8 प्रमुख धर्म हैं, 1600 से अधिक बोलियाँ हैं, भाषा है वो बोली जाती है। 1600 से अधिक भारत में है वो भाषाएं बोली जाती है। इसका मतलब है कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर आपको हर एक एरिया में आपको 20-30-40 किलोमीटर में जाओगे, 40 किलोमीटर के बाद में, 50 किलोमीटर के बाद में एक नई भाषा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में खाने का तरीका अलग देखने को मिलेगा, कपड़े पहनने का तरीका है वो अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारी तरीका है वो आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, बहुसांस्कृतिक देश है। बहुसांस्कृतिक मतलब यहाँ पे मल्टीपल कल्चर फॉलो किए जाते हैं। किसी का कल्चर अलग है, दूसरे किसी और का कल्चर अलग है, तीसरे किसी का और का कल्चर अलग है। इसलिए भारत में मल्टीपल कल्चर है, उनको फॉलो किया जाता है। किसी एक कल्चर को भारत में फॉलो नहीं किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। आप जैसे जैसे आगे जाते रहोगे वैसे वैसे आपको अलग अलग चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएगी। साउथ का अलग कल्चर है, नॉर्थ का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, वेस्ट इंडिया का अलग है। तो आपको हर एक जगह पर अलग अलग कल्चर देखने को मिल जाएगी। ये सारे हैं, ये एक डाइवर्सिटी है। ये सब क्या है? ये सब डाइवर्सिटी है। अब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी विविधता के बारे में। ग्रामीण, हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ की डाइवर्सिटी अलग है। हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ की डाइवर्सिटी अलग है। गांव में आप देखते होंगे, गांव में सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। वहाँ पर संयुक्त फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली आपको देखने को मिलती है। गाँव में आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। वहीं आप शहरों में देखोगे तो आपको सिंगल फैमिली देखने को मिलेगी। तो इन दोनों का कल्चर अलग है। गाँव वाले लोग हैं, उनकी इकोनॉमी मुख्य क्या होती है? वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करते हैं, मतलब वो खेती पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। गाँवों के लोग खेती पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, शहरों के लोग हैं वो खेती पर कम निर्भर होते हैं। वो कोई ना कोई काम धंधा करते हैं और इकोनॉमी के लिए वो मतलब भोजन वगैरह कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो गाँवों के जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं, वहाँ से जो उनका अनाज वगैरह होते हैं वो शहरी को और भेज देते हैं। ये भी चीज़ आपने नोटिस की होगी, गाँवों के लोग हैं वो
बिजनेस के तलाश में, रोजगार के तलाश में शहरों की ओर आता है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे है वो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? गांवों के लोग हैं वो रोजगार के तलाश में शहरों में आते हैं, इस वजह से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चीज समझ में आ रही है? विविधता क्या होती है, गांवों की विविधता और शहरों की विविधता किस प्रकार से दोनों अलग अलग है। दोनों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों जगह जो लोग रह रहे हैं उनके रहने का तरीका अलग है। मान लीजिए ये एक मकान है, ये शहर का मकान है, तो आसपास में मकान है, ये इसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति रह रहा है, इसका बी नाम से व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होगा। ये इसको पूछेगा नहीं तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वहीं गाँवों में एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान ये है, तो इन दोनों का आपस में संबंध होगा, ये इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा। तो गाँवों में लोग होते हैं ना, एक दूसरे के मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते, क्योंकि एक तो जनसंख्या कम है, कम लोग रह रहे हैं, साथ ही साथ में वो लंबे समय से उसी स्थान पर रह रहे हैं। शहरों में तो आप काम धंधे की तलाश में आए हो, ये अलग तलाश में आया है, तो दोनों आप दूसरे का कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकता है, क्योंकि आप दोनों का कल्चर अलग है, शहरों का कल्चर अलग है। आप दूसरे, फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं गांव में रह रहा हूँ, मैं किसी गांव में रह रहा हूँ, तो मैं लंबे समय से इसी गांव में ही रह रहा हूँ ना। अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे परिवार कई लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दूसरा कोई और लोग यहाँ रह रहे हैं, तो मेरा इससे संबंध होगा, क्योंकि मैं लंबे समय से इनको जानता हूँ। अब मैंने शहर में 2 महीने के लिए गया हूँ, मैंने यहाँ पे रूम लेके रह रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, वो भी रूम लेके रह रहा है। अब मेरा इससे कोई संबंध वैसे कैसे भी हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज कि ये अपने पर्पज़ के लिए रह रहा है, मैं मेरे काम के लिए रह रहा हूँ, तो हम दोनों का संबंध कभी नहीं हो सकता है। इसलिए गाँवों का कल्चर और शहरों का कल्चर है वो हमेशा अलग होता है। पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, यानी कि प्रीजुडियस और स्टेरियोटाइप क्या होता है। प्रीजुडियस और स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होता है, यानी कि पूर्वाग्रह क्या होता है और रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने हमेशा सुना होगा कि तू कहाँ से है, आप किसी को पूछते हो कहाँ से है तू, तो वो बोलता है मैं राजस्थान से हूँ, तो आप क्या कहोगे? भाई तेरे यहाँ पे तो पानी कम है, तू पानी कैसे पीता होगा। या फिर क्या होता, तेरे यहाँ पे तो बाल विवाह होता है, तेरे यहाँ तो बच्चे को जन्मते ही मार दिया जाता है, लड़की को जन्मते ही मार दिया जाता है। अब ये क्या है? ये सब पूर्वाग्रह है। फिर आप किसी के कि तू कहाँ से है, बिहार के बारे में, फिर लोगों का क्या पूर्वाग्रह होता है कि तुम लोग तो कि भाई या तो IAS बनते हो या कोई मजदूरी वगैरह करते हो, तो बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह बना हुआ है। हरियाणा के लोगों के प्रति क्या पूर्वाग्रह है कि तुम तो गुंडागर्दी करते हो, ठीक है, गुंडागर्दी करते रहते हो, ये पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। तो हर एक रीजन के प्रति एक धारणा बनी होती है। पूर्वाग्रह का मतलब है आप किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक समाज के प्रति, किसी एक धर्म के प्रति, किसी एक जाति के प्रति पहले से कोई धारणा बना के रखते हो। उदाहरण के लिए आप किसी भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, जैसे कि अपन आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात, मैंने आदिवासी को कभी नहीं देखा है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आदिवासी को कभी नहीं देखा है, तो मेरे मन में आदिवासी कैसा होगा कि उसने है ना पेड़ों की वो छाल पहनी हुई होगी, ठीक है, और वो जंगल में रहता होगा, वहीं शिकार करता होगा, इसी प्रकार का होगा, क्योंकि मैंने एक धारणा बना रखी है। हो सकता है कोई आदिवासी कम्युनिटी से हो और फिर वो एजुकेटेड हो, उसने ये सब चीज़ें नहीं करी हो, बट मेरी धारणा क्या है कि वो इसी प्रकार का होगा। तो पूर्व धारणा क्या होती है? पूर्व धारणा का मतलब आप किसी को देखा नहीं है, आपने किसी के बारे में सोचा नहीं है, आपने एक धारणा बनाई हुई कि वो व्यक्ति इसी प्रकार का होगा। पूर्व धारणा का मतलब है आपने सोचा है कि वो व्यक्ति इसी प्रकार का होगा, आप कुछ भी नहीं और कुछ एज्यूम ही नहीं कर रहे हो, बस आपने एक मन से धारणा बना रखी है। तो पूर्व धारणा का मतलब है मन से बनाना, बिना देखे किसी समाज के प्रति, किसी वर्ग के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, उसे बिना देखे उसे धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर उसको जज करना। व्यक्ति को बिना देखे, बिना जाने उसकी जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भी आप उसे क्या कर रहे हो? प्रीजुडियस कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? उसे पूर्व धारणा कर रहे हो, बिना कुछ आपको उसके बारे में आइडिया तक नहीं कि वो व्यक्ति है कैसा, आपको इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? उसको जज कर रहे हो। तो जज करना मतलब क्या होता है? प्रीजुडियस करना होता है, या फिर पूर्वाग्रह बनाई होती है। आपको आइडिया नहीं होती फिर भी आप उसके बारे में सोचते हो, इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। दूसरा होता है रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? पहला होता है पूर्वाग्रह, दूसरी होती है रूढ़िवादी यानी स्टेरियोटाइप। अभी ये स्टेरियोटाइप क्या होता है? जब हम मान लेते हैं कि पूरा समूह है वो किसी विशेषता से जुड़ा हुआ है,
एग्जाम्पल के लिए भाई मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये बुक में भी एग्जाम्पल है, एक सिंपल एग्जाम्पल है। मान लीजिए कुछ लोग हैं वो हमेशा कहते हैं सारे मुस्लिम है वो आतंकवादी है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ लोग, यही धारणा बनी हुई है ना, ये जिसे कहते हैं रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है। तो वो रूढ़िवादी धारणा क्या है, सारे मुस्लिम है वो टेररिस्ट है, ऐसी लोगों की धारणा बना रखी है। ये गलत भी तो है क्योंकि सारे मुस्लिम तो ऐसे नहीं हैं, कुछ हिंदू है वो भी तो टेरर फैला रहे हैं, कुछ अदर कम्युनिटी के वो भी टेरर फैला रहे हैं। तो ये तो धारणा गलत हो जाएगी जब आप कहोगे कि किसी एक कम्युनिटी के लोग हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, है ना, ये तो गलत है। जब आप महाराष्ट्र में जाते हो, महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है कि जो बिहार से आने वाले लोग हैं, यूपी से आने लोग हैं, या फिर जो नॉर्थ इंडिया है लाइक राजस्थान वगैरह से आने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा चोरी करते हैं, वो वहाँ जाके मारपीट करते हैं, वो जाके गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ जगह कहा जाता है। तो क्या मतलब है कि सारे मारवाड़ी, सारे यूपी वाले, सारे बिहार के आने वाले लोग क्या ये सारी चीज़ें करते हैं? नहीं करते हैं, पर उन्होंने क्या एक रूढ़िवादी धारणा बना रखी है। उन्होंने इन द सेंस महाराष्ट्र में ऐसी रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है। अब सारे मराठियों ने भी ये धारणा नहीं बनाई है, सारे महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों ने भी ये धारणा नहीं बनाई है, परंतु कुछ लोग हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अनन्या जी। ठीक है, महाराष्ट्र में रहने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने ये धारणा बना रखी है कि मोस्ट ऑफ जो यूपी से आने वाले लोग हैं वो ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ जो बिहार से आने वाले लोग ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ राजस्थान से आने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह भी है और ये एक प्रकार की धारणा भी है। मैं आपको बता देता हूं, आप है ना यूट्यूब पे जाइए, मैं आपको यूट्यूब की लिंक भेज देता हूँ, यूट्यूब की लिंक भेज देता हूँ। मैं है ना सारी क्लासेस वहाँ पे अपलोड करता हूँ, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी वहाँ पे, रिकॉर्डेड सेशन में आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएगी। अनन्या जी मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इस लाइव से भी अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, लाइव से भी अच्छी क्वालिटी में सारी वो जो रिकॉर्डेड क्लास है एनसीईआरटी की, करंट अफेयर की, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, थिंकर आईएएस के नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप है ना मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे रूढ़िवादी धारणा के बारे में। ये देखो क्या होता, पूर्वाग्रह था कि किसी एक एजम्पशन लगाना, पहले से सोच लेना कि वह व्यक्ति है वो ऐसे होगा, ये पूर्वाग्रह है। रूढ़िवादी धारणा मतलब एक एज्यूम कर लेना। ये देखो सारी लड़कियां हैं वो कमजोर होती है, ये एक प्रकार की पूर्व धारणा है, ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा है। भाई सारी लड़कियां कमजोर नहीं होती है, बट फिर भी हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लड़कियों को पढ़ाई करने मत भेजो, लड़कियों को रात को घर से बाहर मत भेजो। क्यों ऐसा हम क्यों कहते हैं, हम ऐसा इस वजह से कहते हैं कि हमने पहले से एक धारणा बना रखी है, हमारे मन में एक रूढ़िवादी धारणा है, एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि सारी महिला है वो कमजोर होती है, वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, उनका काम है वो पढ़ाई करना नहीं है, उनका काम है वो घर पे रहना है। ये क्या है, ये एक स्टेरियोटाइप है। तो प्रीजुडियस और स्टेरियोटाइप क्या होता है, या पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से सोच लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अनन्या जी है, मुझे नहीं पता अनन्या जी कैसी है, मैंने पहले से सोच लिया कि ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगी और इनकी स्कोर अच्छा हुआ होगा, ये पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेगी, ये मैंने पहले से सोच लिया। अब मुझे नहीं पता इनके बारे में कुछ भी, तो ये क्या, ये मेरा पूर्वाग्रह कि मैंने पहले से बिना देखे इनको जज कर लिया है। और दूसरा होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मेरा क्या मतलब है, रूढ़िवादी का मतलब है नेक्स्ट कोई पर्सन है, मैंने उनको देखा नहीं है, फिर भी मैंने कहा नहीं ये कमज़ोर है, ये कहीं नहीं जा सकता है, ये अपने आप में घर पे बैठने लायक है, ये पढ़ने लायक नहीं है। तो ये क्या, ये मेरी थॉट है। अरे यार सब ऐसे नहीं होते ना, अब अपन बात कर रहे थे ना जी, वही बात कर रहे थे ना। तो आप जो कह रहे हो ना नंदन जी है ना, आप जो कह रहे हो अब सारी लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है। अब ये कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, ठीक है अनन्या जी, ये हमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले कि ये ऐसे होते हैं। ठीक है, एक लड़की थी, उसने किसी को मारा और ड्रम में काट के भर दिया, ठीक है, दूसरा एक और मर्डर हो गया। अब क्या होता है, अब एक स्टेरियोटाइप बन गया कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, बट वो सारी नहीं है,
एक दो केसेस मिले हैं, हो सकता है 10-15 केस भी मिले हो, बट हम इसके आधार पर सबको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ जगह ये देखने को मिल जाता है कि स्टीरियोटाइप हमें बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि हम है ना, इंडियन में एक नेचर होता है कि हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हमारा एक नेचर होता है कि हम जज जल्दी कर लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये जो इंसान है ना ये खराब होगा, या हम किसी की कमी ढूंढते ज़्यादा है, हम किसी की अच्छाई को बहुत कम देखते हैं, हम हमेशा कमी देखते हैं। हाँ वही तो, इसी वजह से तो ये एक अब इसी वजह से तो एक स्टीरियोटाइप बन गया है ना, इसी वजह से तो एक रूढ़िवादी धारणा बन गई है। बिकॉज कि कोई ना कोई केस आ रहा है। अब देखो लाख मतलब आप मान लो 100 लड़कियां हैं, 100 में से 2 या 3 केस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो 97 है वो ऐसी बर्बाद। आप है ना एक मी टू मूवमेंट आपने सुना होगा, मी टू मूवमेंट। अब मी टू मूवमेंट में कितने सारे केस आए थे, मान लो कि बहुत कम रेयर केस आएगा, मतलब आप मान लो 100 में से 10 लड़कियों ने वो केस किए थे मी टू मूवमेंट के दौरान, 100 में से 10 लड़कियों के ने केस किए होंगे। पर उसका असर देखो, आज कोई भी लड़की किसी लड़के के खिलाफ कोई भी बात करती है ना, हम खुद कहते हैं कि नहीं वो झूठ बोल रही होगी, क्योंकि मी टू मूवमेंट था, उसका इतना पॉजिटिव से ज़्यादा इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि हमें लगता है कि वो सच में झूठ बोल रही होगी। आज सच में भी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, गलत होता है। देखो हम मानते हैं कि देखो वहाँ पे आपने पश्चिम बंगाल में सुना होगा, कोलकाता में क्या हुआ था, वो सही में गलत हुआ था ना उस लड़की के साथ में, वो रियल केस था, उस लड़की के साथ में सही में बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, वो वास्तविक घटना थी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर इतना वो मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ होता तो हम क्या कहते, लड़की की मनमर्जी होगी, या फिर ये सब फंसाने के लिए किया जा रहा है, या लड़की अगर उस लड़की की तो जान चली गई थी, अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या जज कर लेते। तो ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ लोग गलत करते हैं, इसकी वजह से सारी जो कम्युनिटी हो वो पीसी जाती है। सेम आतंकवाद में देख लो, 1-2 होते हैं, मतलब 1-2 कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम में भी 1-2 है वो टेररिज्म कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी पीसी जाती है। ना तो मैं सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि जो भी लड़की है वो सारी क्रिमिनल है, या फिर ये नहीं कह रहे कि सारे लड़के हैं वो रेपिस्ट है। 1-2 घटना देखने को मिलती है, उसके बाद में सबको टारगेट किया जाता है। पहले लड़कों को भी इसी मामले में टारगेट किया जाता था। अगर लड़कियों को आज ये लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 1-2 घटना हुई उसकी वजह से सब लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आज भी आप जाके देखोगे इतने सारे फेक केस आ रहे हैं, है ना, इतने सारे फेक केस हमें देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है कि इतने सारे फेक केस देखने को मिल रहे हैं कि लड़कियां हैं वो लड़कों पर झूठे आरोप लगा रही है, दहेज के झूठे केस देखने को मिल रही है। फिर भी आप है ना प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कोई लड़की पब्लिक में किसी लड़के के खिलाफ आवाज उठाएगी ना, सारी जो आसपास की जनता है वो लड़की का सपोर्ट करेगी, क्योंकि आज भी इंडियन के माइंड में वो एक थॉट बना हुआ है। तो ये कभी नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां खराब होती हैं, सारे लड़के खराब होती हैं, ये एक धारणा बनी होती है, ये हमारे मन में एक स्टीरियोटाइप बनी हुई है। हमने जज कर लिया है कि कुछ लोग हैं वो ऐसे हैं तो बाकी सब भी ऐसे होंगे। तो इस वजह से लड़कों ने भी काफ़ी समय तक झेला है, उनको भी टारगेट किया गया था, अब लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं, कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती है, इसकी वजह से सब लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लड़कों को भी टारगेट किया जाता है। एक लड़का गलत करता है, गुरुग्राम जाओ, नोएडा जाओ, दिल्ली में जाओ, वहां पर आपको दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में 1-2 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेगा। इसकी वजह से पहला पूरा गुड़गांव, पूरा नोएडा और पूरा हरियाणा बदनाम है, पूरा हरियाणा इस वजह से बदनाम है, बिकॉज कि वहां पे इंसिडेंट एक आध व्यक्ति करता है, लेकिन पूरा जो हरियाणा इसी वजह से बदनाम हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है कि आप एक धारणा बना लेते हो किसी चीज के प्रति कि भाई ये चीज गलत है। रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाली धारणा है कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, या फिर किसी कम्युनिटी को ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी धारणा पूर्व धारणा बनी हुई है। ठीक है, स्कूल में नहीं जाना चाहिए, बुर्का पहन के रहना चाहिए, मतलब है ना। ईरान में आप जाकर देखो, ईरान में आज भी लड़कियों को आज़ादी नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकती है, वो कार ड्राइव नहीं कर सकती, अकेले घर के बाहर नहीं जा सकती है। तो वो सारी है वो रूढ़िवादी धारणाएं होती है। तो रूढ़िवादी धारणा एक अलग कॉन्सेप्ट है, पूर्वाग्रह एक अलग कॉन्सेप्ट है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से जज करना, रूढ़िवादी धारणा मतलब एक धारणा बनी हुई है, एक सोच बनी हुई कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग है, आपको समझ में आई? फिर से मैं बता देता हूं, यहां पे रूढ़िवादी अलग बात है और हम बात करें पूर्वाग्रह, ये अलग है। बट ये दोनों आपस में जुड़े हुए जरूर है, क्योंकि पूर्वाग्रह का मतलब होता है वो भी पहले से किसी को जज कर रहा है, और रूढ़िवादी में भी जज किया जाता है, परंतु ये एक पारंपरिक विचारों के आधार पर जज किया जा रहा है।
हाँ वो तो है ना, वो हर जगह होती है। फ्रीडम है, लिमिटेशन वो जरूरी है, वो तो देखो हर जगह होती है। आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, कोई भी आपको संपूर्ण अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। लाइकवाइज, ठीक है। रूढ़िवादिता का मतलब है आप अपनी जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, मतलब आपने माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए है कि नहीं आपको इस तरीके से रहना चाहिए, आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए, ये इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। रूढ़िवादी जो धारणा होती है आपके संस्कारों से, आपकी जो पारंपरिक सोच है उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और पूर्वाग्रह क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हो, आप किस तरीके की बातें सुन रहे हो, किस तरीका का पढ़ रहे हो, और आपकी क्या सोच डेवलप हो रही है। ये इस एक दूसरे से इस प्रकार से ये विचार करता है। और दोनों एक दूसरे से लिंक भी जरूरी है, क्योंकि इसमें भी आपकी थॉट प्रोसेस काम करती है, आपके सोचने का तरीका काम करता है पूर्वाग्रह में, और रूढ़िवादी धारणा में भी आपके थॉट प्रोसेस काम करती है, आपके सोचने का तरीका काम करता है। तो ये दोनों में फर्क भी है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। अब भेदभाव क्या होता है, रूढ़िवादिता हमें समझ में आ गई है, हमें यह समझ में आ कि पूर्वाग्रह क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। भेदभाव की बात करें या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अभी हम जैसी बात कर रहे थे कि लड़कियां हैं वो घर में बाहर नहीं जा सकती है, ये क्या थी, हमारी एक रूढ़िवादी सोच थी। धीरे धीरे ये आपकी रूढ़िवादी सोच है ना, वो भेदभाव में बदल जाती है। हम कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये क्या है, ये है हमारी रूढ़िवादी सोच है। धीरे धीरे ये हमारी रूढ़िवादी सोच है ना, वो परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी, भेदभाव में परिवर्तित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कोई, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को इस सेंस में मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, यूट्यूब पर भी ये क्लास अवेलेबल है, तो कोई ऐसा मत बोलना कि भाई तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम छुआछूत की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, ठीक है। SC/ST कम्युनिटी के साथ में ये भेदभाव देखने को मिलता था। अब ये पहले स्टार्ट कैसे हुआ था, पहले स्टार्ट इस प्रकार से हुआ था कि कुछ लोग थे वो रूढ़िवादी थे, उनकी सोच थी कि जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्हें दलित कहा जाता था, ये अछूत होते हैं, इनके पास मत बैठो। ये उनकी पहले पूर्व धारणा थी, उनकी रूढ़िवादिता थी। अब ये धीरे धीरे रूढ़िवादिता है ना एक व्यवहार बन गया, मतलब एक व्यक्ति ने इसका पालन किया, फिर 2 ने, फिर 3 ने, धीरे धीरे ये परिवर्तित किस में हो गया, ये एक सोच में परिवर्तित हो गया, और धीरे धीरे जाके ये एक भेदभाव बन गया। पहले क्या था, पहले ओनली एक व्यक्ति था, उसकी रूढ़िवादी सोच थी कि भाई ऐसा होना चाहिए, इस व्यक्ति के पास में मत बैठो। ये जो सोच है पहले यही थी, यहां तक सीमित थी कि इस व्यक्ति के पास में मत बैठो। पर धीरे धीरे जो मत बैठने वाली सोच है ना, ये किस में बदल गई, छुआछूत में। नहीं आप अछूत हो, हम आपके पास नहीं बैठेंगे। इससे बदलते बदलते इसने एक डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लिया, एक भेदभाव का रूप ले लिया। स्टार्टिंग में इतना नहीं था, स्टार्ट में एक रूढ़िवादी धारणा थी। तो भेदभाव क्या होता है, जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो पुरानी सोच होती है हमारी, जो पूर्व धारणा होती है, और जो रूढ़िवादी विचार होते हैं, जो हमारे पारंपरिक विचार है, धीरे धीरे वो व्यवहार में बदल जाते हैं। जी जी वही तो, हाँ, तो जो पुरानी सोच थी वो बदल जाती है व्यवहार में, और वो बाद में भेदभाव में परिवर्तित हो जाती है। तो भेदभाव समझ में आ गया, क्या चीज़ होती है भेदभाव, मतलब जो हमारे विचार होते हैं वो किसी पे थोप देते हैं। मैं किसी लड़की को मेरे पास नहीं बिठाऊंगा, या लड़की मेरे से नीची है, लड़की पढ़ाई में पीछे रहेगी, लड़की कमज़ोर होती है, इस वर्ग के लोग कमज़ोर होते हैं, इस वर्ग के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये इस जाति के लोग अच्छे नहीं होते, इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो हमसे नीचे रहना चाहिए। ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये सारे भेदभाव के उदाहरण हैं। पहले मेरी एक सोच थी, पहले मेरे एक रूढ़िवादी विचार थे, धीरे 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 ये व्यवहार में परिवर्तित हो गई, और व्यवहार में परिवर्तित होते ही ये एक सोच बन गई, और आखिर में इसने भेदभाव का रूप ले लिया। मैं आगे दूसरे बार एक और एग्जाम्पल से आप समझाता हूँ। ए नाम का एक लड़का था, इसके पास में बी नाम का एक लड़का रह रहा था। अब इसने क्या कहा, इसने कहा भाई मैं है ना इस व्यक्ति को मेरे घर में नहीं आने दूंगा, इस व्यक्ति को मेरे घर में नहीं आने दूंगा। इसने इसको मना किया, फिर धीरे धीरे इसका बेटा हुआ, इसने बोला इसके बेटे को घर में मत देना, फिर इसका बेटा हुआ। अब यहाँ पे क्या एक ट्रेंड बन गया, इसको पता था कि कोई इसका कोई कारण था, इसका कोई निजी कारण था, इसकी वजह से मना कर रहा था। यहाँ तक आते आते ये एक व्यवहार बन गया है, यहाँ पर आते आते ये एक व्यवहार बन गया। अब इसके परिवार से ये लोग हेट करते हैं, इनके परिवार के साथ में ये लोग हैं वो भेदभाव करते हैं। तो पहले यहाँ पे तो एक सोच थी, ए नाम का व्यक्ति था, वो तो भाई कि नहीं मेरे को इससे हेट है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। इसने अपने बी को बोला, इसके बेटे को बोला, और सी तक आते आते ये ऑटोमेटिक इसने एक रूप ले लिया। तो धीरे धीरे जो धारणाएं होती है,
जो रूढ़िवादी धारणाएं होती है, जो सोच होती है, जो प्रिजुडिस होती है, वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है? वो रूप ले लेती है एक भेदभाव का, एक डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेती है। स्टार्टिंग में एक जस्ट थॉट प्रोसेस होती है, धीरे धीरे इट्स कन्वर्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। आपकी जो प्रिजुडिस है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो स्टीरियोटाइप है, इट्स कन्वर्ट इन टू डिस्क्रिमिनेशन। ये भेदभाव में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको भेदभाव समझ में आ गया, भेदभाव क्या होता है? भेदभाव मीन्स आपके जो रूढ़िवादी विचार है वो डिस्क्रिमिनेशन में परिवर्तित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असमानता। असमानता क्या होता है और विविधता क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था असमानता और विविधता में अंतर। अगेन मैं बता रहा हूं, असमानता मतलब होता है इनइक्वालिटी, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, असमानता, दूसरा होता है विविधता। असमानता का मतलब होता है इनइक्वालिटी, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात बताऊं, विविधता मतलब मेरी जाति अलग है, आपकी जाति है वो अलग है, मेरे कपड़े पहनने का तरीका अलग है, आपके कपड़े पहनने का तरीका है वो अलग है। ये क्या है? ये विविधता है। इसमें मेरे को आपसे कोई हेट नहीं है, आपको मेरे से कोई हेट नहीं है, मतलब मेरे को आपसे कोई नफरत नहीं है। सर अब तो यो कैटेगरी के साथ भी वही हो रहा है ना। अब तो देखो कॉमन चीजें हो गई ना। अब तो वही तो कॉमन हो गया है, कोई ऐसे फिक्स सेटअप रहा नहीं है, सब जगह ये कॉमन हो गया है। एक बार वो बन जाती है लोगों के बाद धीरे धीरे वही चलता रहता है। जी सही कह रहे हो आप। तो वही चीज है, विविधता का मतलब है, विविधता का मतलब है एक किसी को फॉलो कर रहे हो आप तो उसको कोई हेट नहीं है, आप किसी को फॉलो करो। SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजन देकर, देखो प्रोविजन के लिए कारण भी तो है ना। आप मतलब अपन ये बात करते हैं कि SC/ST वाले जो कोई कम्युनिटी होती है उनको स्पेशल प्रोविजन क्यों दिया जाता है। तो अब आप एक चीज सोच के देखो, आप है ना कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। एक है ना बात, एक रास्ता है, मानो ये लाइन है, आपको यहां तक पहुंचना है, यहां से आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो और अब मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, दोनों को यहां पर पहुंचना है। पहले कौन सा पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, बिकॉज ये तो बहुत पीछे है। अब पीछे क्यों है? क्योंकि जो हम SC/ST की बात करते हैं कि SC/ST को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि वो सही में बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, SC/ST में भी कुछ ऐसी कम्युनिटी है उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, वो एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है, उनके पास एजुकेशन है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। परंतु कुछ लोग रियल में अभी भी ऐसे हैं जिनके पास में लिटरली वो नहीं है, ना तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। वो बात है ना। अब वही तो बात यहां पे आ जाती है, ये लड़ाई है ना वो गरीबी अमीरी के लिए है भी नहीं। ये जो लड़ाई है वो गरीबी अमीरी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की, सामाजिक जस्टिस की लड़ाई है। अब देखो इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन तो होना चाहिए। देखो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, सब एग्री करते हैं कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन का बेस है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। बस इसके लिए सबसे पहले जो कास्ट फैक्टर होता है उसको हटाना पड़ेगा, जो जातिवाद होती है हटाना पड़ेगा। जब तक जातिवाद नहीं हटेगा तब तक ये अपन नहीं सोच सकते कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन दिन बाय दिन बढ़ने वाला है, कम नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन एक सोच बन चुकी है। इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो SC/ST का ही हो रहा है, बिकॉज कि SC/ST में ही कुछ लोग हैं उनका ग्रोथ हो रही है। रिजर्वेशन की वजह से SC/ST में ही कुछ लोग हैं उनकी ही ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे लोग हैं वो पिछड़े हुए अभी भी। हरिजन कम्युनिटी, हरिजन कम्युनिटी में आप देखो अभी भी रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला इनको, हरिजन कम्युनिटी को रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला है। एक कम्युनिटी आती भील, रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला इनको। तो आप क्या मानते हो, क्या रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए? नहीं, ये रिजर्वेशन के हकदार है। ये इकोनॉमिकली भी वीकर सेक्शन में आते हैं, साथ ही साथ में बात करते हैं पॉलिटिकली तो भी ये वीकर में आते हैं, साथ ही साथ में बात करते हैं सोशल जस्टिस की तो भी इसमें भी ये पीछे आते हैं। ना तो ये इकोनॉमी में स्ट्रांग है, इनके पास पैसे भी नहीं है। अब सामाजिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, आज भी इनके साथ में खाना नहीं खाया जाता है, आज भी घर में नहीं बिठाया जाता है, दूर रखा जाता है। इकोनॉमी वाइज होना चाहिए, बिल्कुल सही इकोनॉमी वाइज होना चाहिए, बट कुछ फैक्टर है उनको अभी भी कंसीडर करने की आवश्यकता है। जिनके पास में गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, चाहे वो SC/ST से हो चाहे OBC हो,
कोई भी व्यक्ति है, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, उसको फिर उसके परिवार को, उसके बेटों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में उसके परिवार के किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज कि क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? क्रीम। ये मान लो ये दूध है, इसके ऊपर ये क्रीम है। क्रीम का मतलब है ये व्यक्ति है, ये गरीब था पहले, अब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इसका मतलब है इसका जो परिवार होगा ना, वो अब सक्षम है, अब ये अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। अब इसके बच्चों को रोजगार, अब के इसके बच्चों को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। पहले क्योंकि ये व्यक्ति गरीब था, ये व्यक्ति सक्षम नहीं था पढ़ने में, आरक्षण दे दिया, अब ये नौकरी में लग गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बच्चे होंगे, वो ये पढ़ा सकता है क्योंकि ये सक्षम है, अब इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये लागू होना चाहिए। जब तक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, तब तक ना तो सोशली आप ऊपर उठ पाओगे, ना ही इकोनॉमिकली आप ऊपर उठ पाओगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, एक साइकिल बन जाएगा। ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन को कभी मौका मिलेगा ही नहीं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन अभी भी जरूरी है, बट एक तरीका होता है कि हाँ, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है। कुछ संजीदा सवाल किए थे मैंने कंप्लीट में, शायद आपको समय नहीं मिला हो, पर डाउट क्लियर करना भी जरूरी है। अगर आप आईएएस की सोच रहे हो, आप ऐसे मैसेज कर सकते हो ना, मैं डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। बट देखो, क्लास भी खत्म करनी होती है ना। नीरज, तो हक बताना है मेरा सवाल करने का, तो शायद इतना तो हक बनता है। बिल्कुल सवाल तो कर सकते हो, कौन कहता सवाल नहीं कर सकते हैं? सवाल तो कर ही सकते हो ना, हक बनता है आपका। सब सवाल करेंगे, रिजर्वेशन हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, हक है अपना, करो आप सवाल, होना भी चाहिए। ये सब चीजें तो देखो पॉसिबल है, आप सवाल कर सकते हो, गवर्नमेंट से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। अपन इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, एक लाइव सेशन में आके इस पर डिस्कस कर सकते हैं। परंतु अभी क्या क्लास खत्म करनी, नहीं तो इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है कि रिजर्वेशन क्यों है, खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर डिस्कशन हो सकता है। सबके इसमें वैलिड पॉइंट है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मन से उठा के कोई बात कर रहा है, नहीं, उसके खुद के अपने वैलिड पॉइंट होते हैं। कोई रिजर्वेशन के खिलाफ है तो उसके भी वैलिड पॉइंट है, कोई पक्ष में है तो उसका भी। अरे वो तो कमेंट में जोड़ देना ही है ना, थोड़ा सा समय निकालकर कमेंट में जोड़ देना आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास खत्म हो जाएगी, अपन ये डिस्कशन कर लेंगे, एक अलग लाइव करेंगे और फिर संडे के दिन लाइव करके फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे, किसी भी पॉइंट पे डिस्कशन कर। ऐसे क्लास भी खत्म करनी होती है ना। चलो वो कर ही लेते हैं एक बार, है ना, क्लास खत्म कर लेते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? भेदभाव के बारे में बात कर रहे थे। हम क्या बात थे? असमानता और विविधता के बारे में बात कर रहे थे। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, उसके बारे में हमने बात की। डाइवर्सिटी क्या होती है? आप अलग खाना पीना खा रहे हो, रह रहे अलग हो, तरीका अलग है, उठने बैठने का तरीका अलग है, ये आपकी होगी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता होगी। दूसरी होती है असमानता। असमानता का मतलब क्या है? आपके पास में पैसे ज्यादा है, मेरे पास में पैसे कम है, ये क्या हो गया? ये इनइक्वालिटी होगी। असमानता है वो भेदभाव को जन्म देती है, इनइक्वालिटी है वो भेदभाव को जन्म देती है, ये एक गलत धारणा है। विविधता है वो अच्छी बात है, विविधता आपको नई चीजें सिखाती है। अगर आपके धर्म में, अगर आपकी जाति में, अगर आप में कोई कमी है तो आप दूसरे धर्म से, जाति से सीख सकते हो, ये विविधता हमें बताती है। असमानता है वो भेदभाव को बढ़ावा देती है, असमानता हमें पीछे धकेलती है। तो असमानता और विविधता में अंतर यही है कि असमानता अवसर को ऊपर नहीं आने देती है। अभी नीरज जी का जो सवाल था ना, वो इसी से जुड़ा हुआ था, असमानता की बात ही करना चाह रहे थे। नीरज जी है अभी असमानता के बारे में कहना चाहते थे कि भाई हम भी तो पीछे हैं ना, हमारे पास में तो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। तो वो यही कहना चाहते थे, भाई आपके पास में पैसे हैं फिर भी आप एक चीज का फायदा उठा रहे हो, हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी हम उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इनका कहना यही था। तो असमानता है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। असमानता के कारण भेदभाव उत्पन्न होता है, असमानता के कारण समाज में, धर्म में, जातियों में खाई उत्पन्न होती है। इस वजह से लोग है वो एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम ये देख ही रहे हैं एग्जाम्पल, आज हमें ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। अलग अलग जातियों के बीच में जो मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिसका फायदा राजनीति वाले लोग उठाते हैं, राजनेता उठाते हैं, वो यही इसी के कारण होती है। तो असमानता और विविधता में यही कि विविधता एक अच्छी चीज है, आपकी सोच अच्छी है, मेरी सोच अच्छी है, आप अच्छा कर रहे हो, मैं अच्छा कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूं, विविधता है।
लेकिन आप मेरे को कह रहे हो नहीं, तू मेरे से कम पैसे वाला है, तू गरीब है, तेरी जाति अलग है, तू मेरे से निचली जाति वाला है। ये क्या कर रहे हो? ये भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, दो ही बच्चे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, दो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ए और बी नाम का व्यक्ति जा रहा है। अब जब मान लो स्कूल में कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि स्कूल में ड्रेस क्यों होती है? ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति दोनों स्कूल में जा रहे हैं, इसकी ड्रेसिंग सेंस अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये अमीर है तो इसके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, ये अच्छी गाड़ी में जाएगा, कपड़े अच्छे पहनेगा, ये कपड़े अच्छे नहीं पहन पाएगा, तो दोनों में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। ये असमानता को बढ़ावा देता है। इसीलिए तो स्कूल में ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड रखने का कारण यही है कि अगर दो स्टूडेंट है, एक गरीब है दूसरा अमीर है, दोनों अगर एक ही स्कूल में, एक ही कमरे में, एक ही क्लास में बैठ रहे हैं और वहां पर इसकी ड्रेस अच्छी है, इसकी ड्रेस खराब है, तो ये भेदभाव उत्पन्न करेगा। यानी कि ये सुपीरियर होगा और ये क्या फील करेगा, नहीं यार मेरे पास तो कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। और अगर ड्रेस सेम होगी तो भाई ये कपड़े नए पहन के आ सकता है, लेकिन कपड़े तो वही पहनने होंगे जो बी ने पहने हैं। तो इसी वजह से स्कूल में ड्रेस कोड रखा जाता है, ताकि विविधता तो आए। विविधता कैसी आएगी? इसकी जाति अलग हो सकती है, इसका धर्म अलग हो सकता है, इसका रहन सहन अलग हो सकता है, परंतु यहां पर भेदभाव नहीं आएगा, क्योंकि ड्रेस दोनों ने एक जैसी पहनी है। क्योंकि ड्रेस दोनों ने एक जैसी पहनी है, इसलिए भेदभाव नहीं आ सकता है। चेंजेस ये देखने को मिल सकता है कि आपको कल्चरल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पॉइंट समझे कि विविधता और यानी कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में यही अंतर है। डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी में यही अंतर है कि डाइवर्सिटी है वो आपको प्रमोट करती है, आपको अच्छी चीज़ सिखाती है। डिस्क्रिमिनेशन आपको प्रमोट नहीं करता है, वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये बात समझ में आएगी। स्कूल में ड्रेस का कॉन्सेप्ट भी यही होता है। तो अगर पूछा जा रहा है ना स्कूल में ड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों ड्रेसिंग सेंस लगाई जाती है, क्यों एक ही ड्रेस पहन के आना होता है, क्यों ड्रेस कोड होता है, इसका रीजन यही है कि स्कूल में डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, बट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करना है। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये रूढ़िवादी समझ में आ गया, सारी धारणाएं। स्कूल में ड्रेस नहीं होती है। स्कूल में ड्रेस नहीं होती मतलब एक ही जैसे कपड़े पहन के जाते हैं ना, ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं। आप स्कूल में जा रहे हो, एक ही जैसे कपड़े पहन के जा रहे हो ना, वो यही तो कह रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करोगे। आपके कपड़े भी सेम होंगे, आपके कपड़े नहीं हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, मेरे पुराने हो सकते हैं, बट होंगे तो सेम ही कलर के, तो वो भेदभाव तो नहीं होगा ना एटलीस्ट। इसी वजह से तो कोड होता है एक फिक्स। नेक्स्ट है दोहरा भेदभाव, यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म ही है, ड्रेस सिंपल भाषा में। आप शब्द पकड़ने को बैठ रहे हो क्या? मैं आप शुद्धिकरण नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट समझाने की फोकस कर रहा हूं। शुद्धिकरण नहीं, जस्ट समझाने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की फोकस कर रहा हूं। आप वर्डों पे फोकस कर रहे हो, वर्ड्स पे। अब बोलोगे वर्डों क्यों बोला है, वर्ड्स बोलो। शब्दों पे नहीं, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, ना कि वर्ड्स पर। यूनिफॉर्म रख लीजिए बस, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है दोहरा भेदभाव, यानी कि ड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये ड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है देख लीजिए, दोहरा भेदभाव क्या होता है। ठीक है, मैं ओनली समझाने पे फोकस करूंगा, तो शब्द भी इसी प्रकार के यूज करूंगा, रैंडम वाले, जिससे शब्द है वो पल्ले पड़ जाए, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यही होता है डबल भेदभाव की। देख लो, एक आप आते हो SC ST से, ठीक है, साथ में आप हो महिला। पहला भेदभाव कौन सा हो गया? आप SC ST से हो। दूसरा भेदभाव कौन सा? महिला से। ये क्या हो गया? डबल भेदभाव। अब क्या कोई ये बोलेगा, क्या ये बोलेगा ये डबल भेदभाव नहीं है, कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता है, या ST SC के साथ में भेदभाव नहीं होता है? जी, SC ST के साथ होता है। जी जी जी, सही कह रहे हो आप। ठीक है, ये SC ST इनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऊपर से ये महिला है, ये डबल भेदभाव हो गया। एक तो भेदभाव इस वजह से हो गया था, इनकी समुदाय की वजह से, जाति की वजह से। दूसरा भेदभाव इनके लिंग की वजह से, लिंग की वजह से। अब ये बोलना आप लिंग बोल रहे हो, जेंडर बोल रहे हो, जो भी समझो, इसकी वजह से। तो ये हो गया दोहरा भेदभाव। दोहरा भेदभाव क्या होता है? दो आधार पर भेदभाव होता है। एक तो या तो आप किसी जाति से आते हो, किसी समुदाय से आते हो, किसी स्थान से आते हो। बिहार से आप जाओ, कई स्थानों पर बिहार वाले लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। भाई बिहारी टारगेट मत समझना अपने आप को, पर भेदभाव किया जाता है। चलो बिहार छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट,
आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, आपको क्या कहा जाता है, चाइनीज हो आप, भेदभाव किया जाता है ना। एक तो नॉर्थ ईस्ट से हो, वैसे ही भेदभाव हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट से भी गरीब परिवार से आते हो और भेदभाव हो गया, या मान लो महिला आते हो, यानी कि आप फीमेल हो तो भेदभाव हो गया। तो दोहरा भेदभाव का मतलब होता है दोनों स्तर पे होते हो। दोहरे भेदभाव का मतलब होता है आपके साथ में दो स्तर पर भेदभाव हो रहा है, एक तो जाति की वजह से, समुदाय की वजह से, धर्म की वजह से, दूसरे आपके लिंग की वजह से, या फिर हो सकता है आप कहीं जो किसी स्थान पर बिलोंग करते हो वहाँ उसकी वजह से। तो ये हो गया दोहरा भेदभाव, आपके साथ में दो भेदभाव हो रहे हैं क्योंकि दो कारण है। तो यहाँ पे बात की कि आदिवासी थी, ऊपर से महिला, भेदभाव हो गया दोहरा। तो दोहरा भेदभाव आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोहरा भेदभाव क्या होता है, ड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बात करते हैं दलित शब्द के बारे में। दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया हुआ या कुचला हुआ। ऐसा समाज का लोग है, ऐसा समाज के ऐसे वर्ग के लोग जिनको दबाया गया है या कुचला गया है, इसके लिए दलित शब्द यूज किया जाता है। वैसे अछूत शब्द जो होता है ना वो सम्मानजनक नहीं है, अछूत शब्द होता है वो एक सम्मानजनक नहीं है, परंतु दलित है इसका यूज है वो सम्मानजनक के लिए किया जाता है। देखो वैसे क्या शब्द थे, दो शब्द थे, पहले अछूत का यूज किया जाता था, इससे चेंज करके दलित कर दिया गया। अब दलित क्यों किया गया, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, दबाया हुआ, कुचला हुआ, मतलब तो सेम यही निकल रहा है ना। अछूत की बात मतलब तो सिंपल यही निकल रहा है कि हम बात तो अछूत के बारे में कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे ये जो दलित वर्ड है ये लेके आए बिकॉज कि इससे हीन भावना नहीं आए। आपके दो नाम होंगे, घर में आपका नाम अलग है, राम नाम है, बाहर आपको रामू कह रहे हैं। हिंदू वाले टारगेट मत करना, मैं राम रामू क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मान रहा हूँ, ठीक है। आपका नाम है राम, घर में आपको रामू कह रहे हैं, नाम तो सेम ही है, राम और रामू अलग अलग जगह कह रहे हैं, बट आपको रामू कहते क्या लगता है, नहीं यार मेरे को ऐसे क्यों बुलाया जा रहा है। घर वाले तो कहेंगे चलेगा, बाहर को ये नाम से नहीं बुलाएगा, रामू छोड़ो कहीं और नाम लेके आता हूँ। देखो किसी लड़के का आपने नाम देखा होगा कि बाहर कोई अच्छा नाम होता है, बाहर वो बहुत अच्छा लेके आते हैं, सुमेर ले लो या फिर कोई अच्छा और नाम ले लो, घर में उसे सुमू कहा कि बुलाया जा रहा है, उमू कह के बुलाया जा रहा है, कुछ भी कह के बुलाया जा रहा है, बट ये नाम उसको बाहर कोई बुलाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, गुड्डू कह के बुलाया जा रहा है। अब ये कोई बाहर उसको बुलाएगा तो वो अच्छा नहीं मानेगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि दलित और अछूत वैसे शब्द है वो एक ही वैसे थे, क्योंकि अछूत का मतलब है जिसे छुआ नहीं जाता था, दलित है जिसके साथ में भेदभाव किया गया था, जिसे दबाया गया था, जिसे कुचला गया था, सेम वर्ड थे, परंतु इसे दलित कहा जा रहा है तो ये एक सम्मानजनक शब्द हो गया। तो इस शब्दों की मतलब की बात है कि इसका यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि शब्दों का जो अर्थ है ना थोड़ा पॉजिटिव रहे, तो ये एक सम्मानजनक प्रयोग किया जाता है, सम्मानजनक पहचान के लिए ये वर्ड है वो उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर यहां तक। अनुसूचित जातियों को इसी श्रेणी में रखा जाता है और इसके लिए आरक्षण भी दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चलेगा, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। ठीक है जी, ये विविधता था। सिंपल बात में विविधता क्या होती है, भाषा धर्म संस्कृति के आधार पर जो अलग अलग होता है अंतर होता है वो विविधता है। भेदभाव क्या होता है, पूर्वाग्रह के आधार पर आप किसी चीज को जज करते हो, भेदभाव होता है। असमानता, अवसर कम है, संसाधन कम है, तो वो क्या होगा, वो असमानता हो जाएगा। रूढ़िवादी क्या हो जाएगी, आपकी जो सोच है वो पहले से फिक्स है, आप उसके बाहर जाके नहीं सोचोगे, रूढ़िवादिता हो जाएगी। दोहरा भेदभाव क्या है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, गरीबी के आधार पर दो प्रकार के भेदभाव होते हैं, वो दोहरा भेदभाव हो गया। दलित है वो समाज का अन्याय का शिकार हुआ व्यक्ति। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। फिर अम्बेडकर जी आ जाते, भीमराव अम्बेडकर जी। अब इनके साथ में अगर आप शिक्षक हैं तो पढ़ाने से पहले देखो हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों को बोलना पड़े, जो सही है उसको पता ही है, आपका परम कर्तव्य है। पढ़ाने से पहले आपको हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों को भूलना पड़ेगा, जो सही है उसको बता ही आपका परम कर्तव्य है। यार मैंने तो हिंदू जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है, मैंने कोई हिंदू जैसे शब्दों का उपयोग नहीं, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं। इस चीज को नेगेटिव मत लो, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो अच्छी बात है, बट मैंने कोई हिंदू जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है, जस्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब ऐसे आप एग्जाम्पल ही नहीं दोगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे ना, कि आप समझाओगे कैसे। अब मेरे को कोई एग्जाम्पल देना है, मेरे को किसी को एग्जाम्पल देके समझाना है। अब मैं क्या समझाऊं कि भाई भेदभाव हो रहा है, कैसे समझाऊं भेदभाव किसी के साथ हो रहा है, तो इसके लिए आपको वो चीजें समझानी पड़ेगी। मैं पहले ही बोल देता था मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये ऐसे होता है।
ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बचपन में इनका अनुभव कैसा था? बचपन में इनके साथ में बहुत भेदभाव हुआ। महार जाति से आते थे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, बहुत भेदभाव हुआ था। कई चीज़ों का ये इनके बारे में हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। फिर इन्होंने जागरूकता फैलाई, ये खुद एजुकेटेड हुए, वकील बने और समाज शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए बहुत काम किया इन्होंने। तो इनके बारे में आपको आइडिया है, पॉलिटिकल चीज़ में, अच्छी चीज़ में आपके बारे में बहुत आइडिया कि इन्होंने बहुत काम किया था। फिर इन्होंने आखिर में धर्म परिवर्तन भी कर दिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। कारण क्या था? कारण यही था कि इनको लगता था कि समाज में है ना, किसी एक खास धर्म में, अब मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, छोड़ो, किसी एक खास धर्म में हमें समानता नहीं मिलती है। तो इन्होंने बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, बुद्धिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था, बिकॉज कि इनको लगता नहीं था कि एक धर्म में हमें समान देखने को मिल रहा है। तो यही थी इनके विचार। क्या था? ये अस्पृश्यता के खिलाफ थे, छुआछूत के खिलाफ थे, सभी को समान अवसर देते थे। कोई भी एक ऐसा धर्म है, संस्कृति है, वो ऐसे इनके खिलाफ नहीं थे। तो धर्मनिरपेक्ष देश के बारे में बात करते थे। तो इनकी सोच है, उसके बारे में बात की जा रही है। बस यही था इस टॉपिक में, और कुछ खास बातें हैं नहीं। तो ये था हमारा टॉपिक, एंड करते हैं इसे। ठीक है।